क्या आपने कभी नोट किया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हाथ में हमेशा संविधान ही क्यों दिखता है? उनके हाथ में कभी जाति का विनाश या बुद्ध या फिर उनका धम्म क्यों नहीं दिखाई देता है? देखिए, कहा चाहे कोई मूर्ति हो या फिर कोई पोस्टर हो या फिर कोई डाक टिकट, होलोग्राम, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगभग हमेशा भारत के संविधान को अपनी बाजू में दबाए दिखाया जाता है। यह दिलचस्प है कि संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर या बाजू में दबाकर उन्होंने कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाया। उन्हें संविधान के साथ दिखाने का उद्देश्य शायद इस महान दस्तावेज के निर्माण में उनकी भूमिका की याद दिलाना है। लेकिन पिछले कुछ समय में अम्बेडकर की छवि का इस्तेमाल उन्हें भारतीय राष्ट्र के एक समर्पित सेवक और ऐसे राजनीतिक आंदोलन जो उनके सिद्धांत और लक्ष्यों के खिलाफ थे, जैसे हिंदू दक्षिणपंथी आंदोलन के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, अम्बेडकर ने जो भी कुछ भी कहा है और किया है वह हिंदू राष्ट्र के आख्यान से मेल नहीं खाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें याद रखें। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अम्बेडकर अपने बाजू में संविधान क्यों दबाए हुए हैं और उन्हें उस रूप में ही क्यों दिखाया जाता है। देखिए, अम्बेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इस बारे में कई गलतफहमियां हैं। आमतौर पर माना जाता है कि समझदार, परिपक्व और उदार गांधी ने इस पद के लिए अम्बेडकर का नाम नेहरू को प्रस्तावित किया था। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर पर जब्बार पटेल की फिल्म, जो मोटे तौर पर तथ्यात्मक ही है, लेकिन तत्कालीन घटनाक्रम को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि गांधी ने अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने की राय में भरसक रोड़े अटकाए थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि 1930 के दशक में ही गांधी और अम्बेडकर के रिश्ते तनावपूर्ण थे। दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ और इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। उस समय गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था। यह नामकरण दलितों के हिंदू होने पर जोर देता था। इसके विपरीत अम्बेडकर का तर्क था कि चूंकि हिंदू ही दलित के मुख्य दमन करता है, अतः केवल पृथक मताधिकार के जरिए ही दलित अपनी आवाज पूरी दुनिया को सुना पाएगा। देखिए, 1940 के दशक में भी अम्बेडकर और गांधी के मतभेद सुलझ नहीं सके। स्वतंत्रता के ठीक पहले के कुछ वर्षों में राजनीतिक दृष्टि से अम्बेडकर अत्यंत विकट स्थिति में थे। उनकी मान्यता थी कि पूना पैक्ट ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दलित कभी राजनीतिक दृष्टि से इतने शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे कि अपने हालात को बेहतर बना सकें। अम्बेडकर को आशंका थी कि स्वतंत्र भारत की सरकार दलित को गुलाम बनाकर रखेगी और वे कष्ट भोगते रहेंगे। यह मान्यता पूरी तरह से बेबुनियादी भी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और कांग्रेस को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर को समर्थन देना बंद कर दिया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए दबाव बना रही थी। ऐसी परिस्थिति में अम्बेडकर राजनीतिक दृष्टि से अकेले पड़ गए थे। यही कारण था कि वे दलित के लिए देश के बाहर से समर्थन जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को पत्र लिखे, जैसे अफ्रीका अमेरिकी समाजशास्त्री और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता WEB डू बोयस और यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल भी। अम्बेडकर ने कई पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना था कि हिंदू धर्म और कांग्रेस किस तरह दलित का दमन कर रहे हैं। ऐसी एक पुस्तक थी व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल, जो 1945 में प्रकाशित हुई थी। गांधी भी चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने के संथानम और सी राजगोपालाचारी से अम्बेडकर की पुस्तक का जवाब देने को कहा। तदनुसार 1946 में संथानम और राजगोपालाचारी की प्रकाशक अम्बेडकर अटैक और अम्बेडकर रिफ्यूटेड शीर्षक पुस्तकें प्रकाशित हुई। दोनों पुस्तकों में यह दावा था कि अम्बेडकर दलितों के असली और सच्चे प्रतिनिधि नहीं है और न ही दलितों पर कोई प्रभाव है। गांधी ने सरदार पटेल को भी चेतावनी दी कि भी अम्बेडकर से सावधान रहें। सन 1946 के आसपास अम्बेडकर और पटेल ने स्वतंत्र भारत में दलितों के भविष्य पर चर्चा शुरू की। अम्बेडकर चाहते थे कि विधानमंडलों में दलितों को ज्यादा आरक्षण मिले, जबकि पटेल को लग रहा था कि यह कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचकों में एक को पार्टी में शामिल करने का सुनहरा मौका है। इस चर्चा के
बारे में पता चलने पर 1 अगस्त 1946 को गांधी ने पटेल को लिखा कि अंबेडकर ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन पर भरोसा किया जा सके। उन्होंने लिखा, ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत सावधान रहना होगा जो अपनी सुविधा अनुसार कभी भी ईसाई, मुसलमान या सिख बन जाता है और फिर अपने धर्म में वापस भी आ जाता है। कुल मिलाकर इस बात की बहुत कम संभावना है कि गांधी ने संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए अंबेडकर का नाम प्रस्तावित किया होगा। देखिए, कांग्रेस के व्यवहारिक कारणों से अंबेडकर को नेहरू सरकार ने शामिल किया। स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गए थे। बंगाल से चुने जाने के बाद उन्होंने संविधान सभा की अपनी सदस्यता खो दी थी। जोगिंदर नाथ मंडल, जिन्होंने अंबेडकर के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और फिर पाकिस्तान चले गए। अंबेडकर के सामने अब जो विकल्प थे वे बहुत सीमित और कठिन थे। वे बंबई लौटकर अपने साथियों को फिर से इकट्ठा करने का प्रयत्न कर सकते थे या अंदर से व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर सकते थे। अंबेडकर ने दूसरा विकल्प चुना। कांग्रेस और नेहरू को लगा कि नई सरकार के आलोचकों को तुष्ट करने का यह एक अच्छा मौका है। नेहरू और पटेल देश में सभी प्रकार के मतभेदों और असहमतियों को कम करना चाहते थे, फिर चाहे वो दलित से संबंधित हों या फिर मुसलमानों से, चाहे राजा रजवाड़ों से, किसी से भी हो। अंबेडकर की कमजोर स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए संविधान सभा के सदस्य बतौर M.R. जयकर के स्थान पर अंबेडकर का चुना जाना सुनिश्चित किया। देखिए, अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना इसलिए स्वीकार किया ताकि वे स्वतंत्र भारत में दलित को अधिक से अधिक अधिकार दिलवा सकें, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नेहरू की यह अपेक्षा थी कि अंबेडकर मजबूत और एकतावृद्ध भारत के पक्ष में खड़े हो जाएं और पाकिस्तान में रह गए दलितों को भारत में बसाने के लिए प्रोत्साहित करें। नेहरू ने यह साफ कर दिया था कि अंबेडकर को कांग्रेस की निंदा करने से बचना होगा। जैसे अप्रैल 1948 में जब अंबेडकर ने कांग्रेस के प्रति कुछ असंतोष जाहिर किया, तब नेहरू ने अंबेडकर को पत्र लिखकर यह चेतावनी दी कि कैबिनेट का सदस्य होने के नाते उन्हें कांग्रेस के प्रति मित्रवत भाव रखना होगा या कम से कम ऐसी बातें करने से बचना होगा जिन्हें कांग्रेस पर हमले के रूप में देखा जाए। इस प्रकार नेहरू का अंबेडकर को उनकी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण करने के प्रयास का हिस्सा था। देखिए, संविधान का मसौदा समिति के सदस्य बतौर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के पश्चात भी डॉक्टर अंबेडकर को यह लगता रहा कि संविधान शायद दलितों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकेगा, और आज हम पाते हैं कि संविधान के मिश्रित नतीजे हुए हैं। आज भी करोड़ों लोग अछूत प्रथा का दंश झेल रहे हैं और संविधान उन्हें इससे मुक्ति नहीं दिला सकता है। संविधान की प्रति बाजू में दबाए अंबेडकर दलित एकता और सशक्तिकरण के प्रतीक बन गए हैं। उनकी इस छवि का प्रयोग उन्हें देश के एक वफादार सेवक और जाति प्रथा पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। अंबेडकर को केवल संविधान निर्माण बताने से काम नहीं चलने वाला है। अंबेडकर को जाति, अछूत प्रथा, सामाजिक अन्याय, कांग्रेस और गांधी के आलोचकों के रूप में भी याद रखा जाना चाहिए।